नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में 40 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या फिर 2027 की चुनावी रणनीति की नींव थी? आइए आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 18 फरवरी को लखनऊ में हुई ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही। सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक रणनीति पर मंथन हुआ। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि किस तरह एक अभेद्य सामाजिक समीकरण तैयार किया जाए जिससे विपक्ष की संभावित गठजोड़ की राजनीति को चुनौती दी जा सके। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, बूथ स्तर पर सक्रियता और कोर वोट बैंक को और सशक्त करने की रूपरेखा पर बात हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावी तैयारी के पहले चरण की गंभीर रणनीतिक कवायद थी। बैठक में वैचारिक एजेंडे को भी केंद्र में रखा गया। काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे मुद्दों की राजनीतिक टाइमिंग, हिंदुत्व नैरेटिव की धार को तेज करने और सामाजिक ध्रुवीकरण के समीकरणों पर विचार हुआ। अवैध घुसपैठ और घर वापसी जैसे विषयों को भी चुनावी विमर्श में कैसे शामिल किया जाए, इस पर चर्चा के संकेत हैं। सबसे अहम चर्चा संगठनात्मक मजबूती को लेकर बताई जा रही है। खबर है कि संघ के लाखों स्वयंसेवकों को 2027 की तैयारी में सक्रिय भूमिका देने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचे। ये संदेश देने की भी कोशिश है कि सत्ता और संगठन एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वैचारिक वर्चस्व का भी होगा। लखनऊ की ये 40 मिनट की बैठक आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। वहीं मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर घमासान मच गया है। अरशद मदनी बोले, मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेगा। वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने आरएसएस प्रमुख की तुलना अजमल कसाब से कर दी। इम्तियाज जलील के बयान पर जहां पर सियासी पारा हाई है तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने निशाना साधा। मदनी ने भागवत पर देश में नफरत भड़काने का आरोप लगाया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के एक विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इम्तियाज जलील ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से कर दी। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। इम्तियाज जलील के बयान पर जहां सियासी पारा हाई है वहीं अयोध्या के संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। क्योंकि ये लोग भारत में रहता है लेकिन पाकिस्तान का गीत गाता है। ये लोग पाकिस्तानियों का एजेंट है। ऐसे एजेंट को पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए, राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इसको देश से निकाला किया जाए। एआईएमआईएम जो संगठन है ये स्वयं एक आतंकवादी संगठन है जिसे राजनीतिक चोला पहनाया गया है। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। और हमारे आरएसएस प्रमुख को ये क्या कहेंगे? हमारे आरएसएस प्रमुख के पैर की चप्पल की धूल भी नहीं है। अपनी जबान को लगाम लगाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जहां मौलाना और मुस्लिम नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं वहीं संतों ने भी करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद रहे नजीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में है। 2027 से पहले उनकी एंट्री क्या अखिलेश यादव को नया आजम खान देने की तैयारी है? क्या नसीमुद्दीन अखिलेश के आजम बन पाएंगे? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व का सवाल हमेशा से निर्णायक रहा है। समाजवादी पार्टी में यह भूमिका लंबे समय तक आजम खान निभाते रहे। अब जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हुए तो चर्चा तेज है, क्या वे अखिलेश यादव के लिए वही भूमिका निभा पाएंगे? पावर नेता के पास होता है, हम उसकी किरणें हैं, वो सूर्य है। अखिलेश यादव जी सूर्य हैं, हम उनकी किरणें हैं। हजारों किरणें, लाखों किरणें आती हैं। सीधी सी बात ये, अखिलेश यादव जी ने जो काम किए अगर मैं बताना शुरू करूंगा, और इसलिए नहीं, जब मैं नहीं था सपा में तब भी मैं कहता था। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का संगठनात्मक अनुभव अहम साबित होगा। हम ये कह सकते हैं कि आजम साहब का बहुत बड़ा कद है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आए हैं और हमको, दल को और पीडीए के नारे को एक ताकत मिलेगी। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी के भीतर की रणनीतिक खींचतान से जोड़कर देख रही है। उसका कहना है कि अखिलेश और आजम के रिश्ते पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में नया संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। तो हम लोगों को पता लगा, तमाम लोगों ने आके बताया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब सपा कार्यालय के अंदर गए तो उनकी ही बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने, जो सपा के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्होंने कहा दगा ट्रांसफार्मर को ले लिया है अखिलेश जी ने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव के लिए वही राजनीतिक स्तंभ बन पाएंगे जो कभी आजम खान थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एसपी में एंट्री पर एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता नहीं है, बल्कि बीएसपी में मायावती को पैसा इकट्ठा करके देते हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा है कि आजम खान की एसपी में कोई हैसियत नहीं बची है। आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जहाँ तक सवाल है, ये बहुजन समाज पार्टी में ये नेता नहीं थे, बल्कि ये खुशामद पसंद मायावती जी की जी हुजूरी करने वाले, उनको पैसा इकट्ठा करने वाले, ये इनकी शख्सियत और ये इनकी पहचान थी। जैसा कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ी खुद बताया भी कि मैंने जो है बहन जी के लिए फला जगह से पैसा करके दिया। जहाँ तक, और बाकी इनकी नेता की हैसियत इनकी ना जब थी, ना अब कहीं ये कुछ कर सकते हैं, ना इन्होंने कांग्रेस में कुछ किया, ना यहाँ कुछ होगा। जहाँ तक आजम खान का सवाल है, तो ये जो है इनकी पार्टियों में इनकी कोई हैसियत आजम खान की भी नहीं है। विधानसभा में नींबू अदरक पर टैक्स को लेकर सवाल पर सपा विधायक रागिनी सोनकर और दिनेश प्रताप सिंह में तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। रागिनी ने नींबू अदरक पर लगने वाले टैक्स के बारे में सवाल पूछा तो जवाब में मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि मैंने उनके विधानसभा क्षेत्र में खूब काम कराया। मेरा प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि आपके विभाग में एक नया कर लागू कर दिया गया है। जो गरीब व्यापारी हैं, जो नींबू, अदरक, लहसुन, प्याज का व्यापार करते हैं, उनको एक नया कर देना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब उनके पास माल पहुंचता था तब वो कर देना पड़ता था, लेकिन आज जैसे ही उनका माल प्रदेश में एंटर कर जाता है, भले वो प्रदेश में आकर के बाहर दूसरी जगह पहुंच जाए, भले वो उस व्यापारी के पास ना पहुंच पाए, लेकिन उसका कर पहले ही ले लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस कर को, क्योंकि विभिन्न राज्यों में, आसपास के राज्यों में ये कर नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नया नया ये कर लागू किया गया है, क्या मंत्री जी इसको हटाने का काम करेंगे? ये बात ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, ठीक नहीं है। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं कि दिशाहीन कर दिया। आप बताइए। प्रश्न जो है, मूल प्रश्न के भीतर ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। रागिनी जी ने मूल प्रश्न पर कुछ नहीं पूछा, थोड़ा बहुत पूछा, मैं जवाब, आप कृपा कर जवाब आने दो ना डॉक्टर रागिनी, प्लीज जवाब आने। यही तो दुखद है कि ज्यादा बोलती है और ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी पे पा जाती है, इसलिए सदन को मोटा मोटा हाईजैक करने की बात कर लेती है। आपको करप्शन का चश्मा लगा हुआ है।
राज्य सरकार की सेवाओं वाला चश्मा देखिए आप। और यूपी में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध हो रहा है। यादव समाज के समर्थन में एसपी भी उतर आई है और फिल्म को बैन करने की मांग की है। समर में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होनी है, जिसमें यादव लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाई गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये एरिया दिल्ली में होके भी लड़कियों के लिए काफी अनसेफ है। संभल, इटावा समेत यूपी के कई शहरों में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होनी है, जिसमें यादव लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाई गई है। एसपी ने इस पर एतराज जताया है। अब मैं किसी के नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए, अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं फिल्म की मेन एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और उनके भाई और यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने आरोपों को निराधार बताया है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। कैसे बदल दूं मैं उसे, और मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि सिर्फ आपको अकाउंट मेरा दिख रहा होगा तो आप लोग धड़ाधड़ मुझे मैसेज कर रहे हो। मैं आपके इमोशंस की कदर कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं भाई मैं आपके साथ हूं। मैंने कल भी वीडियो में बोला। जहां मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अंसार रजा ने फिल्म को हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने वाला बताया, तो वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ने मौलाना ममलूक रहमान बर्क ने इसे नफरत फैलाने की साजिश बताया है। मुझे लग रहा है कि इस तरह की फिल्में बननी भी नहीं चाहिए और सिनेमाघरों में लगनी भी नहीं चाहिए। मैं आश्चर्यजनक हूँ कि ऐसी फिल्म को बनाने की अनुमति क्यों दी जा रही है, कौन देता है, कौन दे रहा है। इसका ये ऐसी फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ समाज में नफरत पैदा करना। संभल पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो और हीरोइन के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बारह दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद में जमानत में छूटने के बाद एक्टर राजपाल यादव अपने गांव पहुंचे, जहां मेहंदी फंक्शन में जमकर डांस किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद शाहजहांपुर में अपने गांव कुडरा पहुंचे हैं, जहां उनके घर में खुशी का माहौल है। वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए हैं और मेहंदी फंक्शन में जमकर डांस किया। देखें। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपनी भतीजी की शादी के फंक्शन में थिरकते नजर आए। बॉलीवुड के गाने पर राजपाल यादव धोती और कुर्ते में डांस कर रहे थे। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उनकी पत्नी और घर के दूसरे सदस्य भी थिरक रहे थे। राजपाल यादव का डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मस्त मौला अंदाज में दिखाई दिए। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद शाहजहांपुर में अपने गांव कुडरा पहुंचे हैं, जहां उनके घर में खुशी का माहौल है। वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे, बूढ़े, नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएंगे। उन्होंने जो हमारे साथ में सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 30 साल से बच्चे, बूढ़े, नौजवान, पूरे देश का हर आदमी हमारे साथ है, साथ रहेगा। राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में थे। उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर किया था। 17 फरवरी को वो जेल से बाहर आए। राजपाल को ये राहत 1.5 करोड़ रुपए जमा करने के बाद मिली। ये पूरा विवाद साल 2010 की उनकी फिल्म अता पता लापता से जुड़े 9 करोड़ रुपए के पुराने कर्ज को लेकर है।
राजपाल यादव जब जेल में थे तब उनके सपोर्ट में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए थे। सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, वरुण धवन, मिका सिंह और गुरु रंधावा जैसे कई बड़े सितारों ने उनका साथ दिया। पूरा बॉलीवुड ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 200-250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। राजपाल यादव की 250 से ज्यादा फिल्में और पूरे देश में लाखों फैंस। चेक बाउंस के इस केस में उन्हें जेल तक पहुंचाया, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी और करियर को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल तो वो अपनों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और वाराणसी में बीजेपी की महापाठशाला हुई। इसमें यूपी, उत्तराखंड और बिहार के 210 पदाधिकारियों को बुलाया गया। संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के गुण सिखाए। बीजेपी की महापाठशाला में कॉपी पेन के साथ ही पदाधिकारियों को प्रवेश दिया गया। सभी के मोबाइल जमा करा लिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस महापाठशाला में शामिल हुए। रिपोर्ट में देखिए। काशी में बीजेपी की महापाठशाला का आयोजन हुआ। बैठक में 210 पदाधिकारियों को हैट्रिक का मंत्र मिला। इस पाठशाला में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रही। नोटबुक और पेन लेकर ही नेताओं को एंट्री मिली। यूपी से 90, बिहार से 70 और उत्तराखंड से 31 पदाधिकारी शामिल हुए। 2027 के यूपी उत्तराखंड चुनाव से पहले की महापाठशाला थी, जिसमें जीत के हैट्रिक मंत्र को सीनियर नेताओं ने बेसिक जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको पहुंचाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया है। बीजेपी की महापाठशाला में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधायक पंकज सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। मेरी बात तो सुनो, आज प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आए हैं और प्रशिक्षण के वर्ग में आज अभी हमें प्रशिक्षण के संदर्भ में ही सीखने के लिए हम लोग। कार्यशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठनात्मक कौशल और विचारधारा को लेकर जागरूक कराया गया। कार्यकर्ताओं को न केवल राजनीतिक पहलू से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी ट्रेनिंग दी गई। कई बड़े चेहरे शामिल हुए, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, तरुण चुग हो या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, सभी इसमें शामिल हुए और ये बैठक खत्म हो गई है। तो बीजेपी की 2027 को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो काशी में हुई। और इस काशी में प्रशिक्षण के बाद सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अब अपने अपने राज्यों की ओर लौट चुके हैं। कैसा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यूपी सरकार संवाद सेतु एप्लीकेशन लाने जा रही है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच में बातचीत होगी। 25 फरवरी से संवाद सेतु एप्लीकेशन शुरू होगा। फोन नहीं उठाने पर कमांड सेंटर से अलर्ट भेजा जाएगा। 10 मिनट में वापस अधिकारी के कॉल बैक नहीं करने पर अलर्ट भी भेजा जाएगा। हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज से ऐप की शुरुआत होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक ऐप बनाकर व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। सरकारी अफसरों के CUG नंबर पर ही ये सुविधा दी जाएगी। विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए ये काफी अहम कदम है।